मिहान शायद 2008-9 में नागपुर में आया था, बट उसका जो डेवलपमेंट होना था वो काफ़ी स्लो हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट भी वहाँ सक्सेसफुल होगा या ना नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस पर, आपके क्या व्यूज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू नागपुर का प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली देखिए नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अनाउंसमेंट किया है। देखिए सरकार आज उनके हाथ में है, फंड उनके पास में है। अच्छा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ प्लानिंग करके किया होगा। मिहान थोड़ा सा लेट हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी मिहान के अंदर प्रोग्रेस चालू है और मिहान को और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की नीड है। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं कि फ्लैट लेने से पहले कोई भी कस्टमर को देखने जरूरी है? फ्लैट्स लेने के पहले जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कंस्ट्रक्शन जो है उसकी क्वालिटी एंड दैट थिंग जो बिल्डिंग बनी वो लीगल है। कि कस्टमर जो अनपढ़ या जिसने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो अगर फ्लैट लेने जाता है आज की डेट में, जिसे प्रोसेस पूरी नहीं पता, तो एक सिंपल में मुझे प्रोसेस या स्टेप बताइए कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए सबसे पहली बात, नागपुर नहीं ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेरा जो डिपार्टमेंट है, रेरा डिपार्टमेंट बनाया है इसीलिए गया है कि सारे रेगुलराइज के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा। क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा का जो प्रोजेक्ट नंबर होता है वो तभी आता है जब तक कि डॉक्यूमेंट्स का टाइटल वेरिफिकेशन एडवोकेट के पास से ना आए। जो लोग होम लोन ले रहे, रेंट पे रह रहे, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि उन्होंने फ्लैट परचेज करना चाहिए या अभी कंटिन्यू रेंट पर ही रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ेंगे ही, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना ही चाहिए। और ईएमआई जो है वो तो सेम ही, ऑलमोस्ट कई बार सेम आती है, कई बार हायर साइड जाती है। गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई का रेपो रेट है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से आप पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो भी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। बिजनेस नेटवर्क मिनी पॉडकास्ट एपिसोड 3 में हमारे साथ है मिस्टर जुनैद ठेकिया, जो कि रियल एस्टेट में और लॉजिस्टिक में 11 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रॉपर्टी ले, कहाँ इन्वेस्ट ना करें, और अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं या फिर फ्रॉड होने से कैसे बचे। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें जुनैद जी से मिलेगी। मेरे साथ है जुनैद ठेकिया जी। वेलकम टू द शो। बिजनेस नेटवर्क मिनी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो विशाल जी, सब बढ़िया आपका? सब ठीक। ओके सर, बोलिए। मुझे बताइए कितने साल हो गए आपको रियल एस्टेट में काम करते हुए? मुझे ऑफिशियली रियल एस्टेट के अंदर एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर 11 साल के आसपास हो चुके हैं बाय द फर्म नेम्ड एज प्रभात लॉजिस्टिक्स। अच्छा। एंड रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी अलग अलग फर्म्स है हमारी, लेकिन मेन फर्म जिसके अंदर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ मेन जो है वो आरजे वेंचर्स है, दैट इज द नेम, और उसका फुल फॉर्म है राइजिंग जर्नी वेंचर्स। आरजे वेंचर्स क्या करता है एग्जैक्टली? इट ऑफिशियली आरजे वेंचर्स का एक ही काम है कि लोगों के पास में जो पैसा है उसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए रियल एस्टेट के अंदर। एवरीथिंग इन्वॉल्व्स इन रियल एस्टेट ओनली, जो आरजे वेंचर्स को रिलेटेड। अगर रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आपसे सलाह ले सकता है? सलाह ले सकता है। कैसा है कि कुछ कस्टमर्स प्लॉट्स के लिए होते हैं और कुछ कस्टमर्स में बात करो इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स जो ऑफिशियली लेआउट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन सबसे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज क्या होता है जो आपके पास में आते हैं? ये आप कस्टमर्स को लेके बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को लेके बोल रहे हैं? दोनों के लिए। अगर कोई इन्वेस्ट करना कस्टमर प्लॉटिंग के लिए तो 16 लाख से 20 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। और जो ऑफिशियली जो लैंड पार्सल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें रिटर्न्स अच्छे चाहिए, जो बड़े लैंड परचेस करना चाहते हैं, तो जैसे 8 से 10 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट चलता है। नागपुर में किस एरिया में सबसे ज्यादा हाइप चल रहा है फिलहाल? नागपुर में आज के टाइम पे हाइप सबसे ज्यादा चल रहा है हिंगना साइड। हिंगना साइड? यस, देयर आर मेनी रोड्स। वर्धा रोड तो ऑब्वियसली बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वहाँ पे लैंड पार्सल्स जो है वो तो ऐसे हो चुके हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ही बचे हैं मोस्टली। बाकी लेआउट के हिसाब से तो उनका रेट रहा ही नहीं है। और उमरे रोड भी काफी आगे बढ़ चुका है, डिगोरी वीरगांव साइड जो है। उमरे रोड में से कोई प्रोजेक्ट आ रहा है खास? उमरे रोड पे अभी ऑफिशियली ऐसा समझिए कि डिगोरी के आसपास में हमारा एक प्लानिंग चल रहा है लैंड पार्सल का। लेट्स सी वेयर द डील गोस। और गवर्नमेंट कोई वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है उमरे रोड साइड पे? उमरे रोड पे गवर्नमेंट का तो जो पांचगांव साइड है आगे में, वहाँ तो अभी हर जगह पे जितने भी आउटर रिंग रोड है वहाँ से समझ लीजिए और 3-4 किलोमीटर आगे नए न्यू आउटर रिंग रोड का जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे काफी लोगों को बेनिफिट भी होने वाला है। और काफी पैसा भी फ्री होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा समझिए कि इन्वेस्टमेंट्स जो वहाँ से पैसा गवर्नमेंट का आएगा तो लोग उसको ऑफिशियली या तो खेती में डालेंगे या फिर उसको प्लॉट्स खरीदेंगे। अच्छा, ये समृद्धि सर्कल साइड में अभी काफ़ी मैंने सुना है बूम चल रहा है। मैंने भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर देखी है। तो एग्जैक्टली क्या मॉडल है गवर्नमेंट का
और वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और किस रूट पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली देखिए, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट जो आया है न्यू नागपुर से रिलेटेड, देखिए वहाँ पे तो काफ़ी ज़मीनें हैं जो आई भी है बेचने के लिए, और लैंड का रेट वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे जिस लैंड को समझ लीजिए आज से 3 से 4 साल पहले 70 लाख 80 लाख रुपीस जो रेट था जिन लोगों का, 70 to 80 लाख रुपीस पर एकड़ के हिसाब से जिनका रेट था, आज वहाँ के रेट 3 से 3.5 करोड़ रुपए एकड़ के हो चुके हैं। ये भी मैं छोटा लैंड पार्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, 150-200 एकड़ के आसपास के लैंड की। जी, इतना महंगा क्यों? बट ये वही जो ग्रोथ है जो आ रही है, न्यू नागपुर की ग्रोथ का जो प्लानिंग है, देन नागपुर का ऑब्वियसली, अब नागपुर में नजर लोगों की जो है नागपुर के लोगों की नहीं रही। अब नागपुर के अंदर इन्वेस्टर्स जो है वो पुणे, बॉम्बे, आउट ऑफ कंट्रीज जो है वहाँ के भी लोग अब पैसा लगाना चाहते हैं। तो न्यू नागपुर में ऐसा क्या आ रहा है कि जहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? न्यू नागपुर के अंदर तो आपने अनाउंसमेंट देखा ही और आपने पढ़ा भी है कि जैसे वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस का प्लानिंग है, तो जहाँ पे कॉर्पोरेट आ जाता है वहाँ तो लागत आना ही है, पैसा भी आना ही है, चाहे रिलेटेड आईटी से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो या फिर रियल एस्टेट से। तो यहाँ लॉजिस्टिक हब बनने का भी प्लान था, और लॉजिस्टिक, हाँ सॉरी बोलिए आप कंप्लीट। एक लॉजिस्टिक हब भी यहाँ बनने जा रहा है, ऐसा सुना है हमने कि नितिन गडकरी जी इस पे काफ़ी फोकसली वर्क कर रहे हैं। सेकंड है कि मिहान जो प्रोजेक्ट पहले, जब 2014 के पहले की बात करूँ तो मिहान शायद 2008-9 में नागपुर में आया था, बट उसका जो डेवलपमेंट होना था वो काफ़ी स्लो हो गया, जिसकी वजह से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे किया जिन्होंने, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट भी वहाँ सक्सेसफुल होगा या ना नहीं होगा? आपको क्या लगता है इस पर, आपके क्या व्यूज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू नागपुर का प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली देखिए नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया है, देन देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अनाउंसमेंट किया है। देखिए सरकार आज उनके हाथ में है, फंड उनके पास में है। अच्छा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ प्लानिंग करके ही किया होगा। हाँ। मिहान थोड़ा सा लेट हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी मिहान के अंदर प्रोग्रेस चालू है और मिहान को और काफी ज्यादा प्रोग्रेस की नीड है। अच्छा। आज नागपुर के अंदर, नागपुर एक ऐसा सेंट्रलाइज बेस्ड है, नागपुर के अंदर आज ऐसा सेंट्रलाइज हो चुका है कि नागपुर 0 माइल जो सेंटर है अपना, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी जाओ तो आपको नागपुर के थ्रू बिजनेस की सेक्युलरिज्म होंगी आपकी। पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन नागपुर सेंटर है, तो बिजनेस जो भी होता है लॉजिस्टिक के लिए आज नागपुर एक बूम पीरियड है। आप नागपुर के अंदर एक बात याद रख लेना कि नागपुर के अंदर लॉजिस्टिक का और रियल एस्टेट का बिजनेस आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आज तो है ही, लेकिन और अच्छा होने वाला है। समृद्धि सर्कल का मैं पॉइंट ये बोलूंगा कि समृद्धि सर्कल पे भी समझ लीजिए नया नागपुर जो मेरी नजर में है, जो न्यू नागपुर ऑब्वियसली हिंगना की साइड में जो अनाउंसमेंट किया है उन्होंने समृद्धि के आगे में राइट हैंड पे लाड़गांव साइड में, तो वो ठीक है, मैं वो मानता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे मध्य नागपुर जो सेंट्रल अपना सीए रोड साइड में जो मध्य नागपुर बोलते हैं, मेरी ऐसी सोच है कि आज से 15 साल के बाद में मनीष नगर का जो मेन रोड है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी चौक जो है, रेडिसन ब्लू होटल का जो स्क्वायर है, मेरे ख्याल से आज से 15 साल के बाद में वो सेंटर हो जाएगा। ये मेरी सोच है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक मेरा कंसेप्ट। सिटी एक्सपांशन जो लेवल का वर्धा रोड साइड में हो रहा है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि वर्धा रोड साइड तो डेवलपमेंट हो रहा है अभी, और बुट्टी बोरी तक भी जा रहा है? मैंने बुट्टी बोरी तक भी जाएगा आगे, जो बुट्टी बोरी के आगे में भी जो काफी रोड जा रहे हैं, क्योंकि गोवा रोड भी जो हो रहा है ओपन, गोवा भी वर्धा, गोवा की तरफ जो न्यू आउटर रिंग रोड जो अनाउंसमेंट हुआ है, नेशनल हाईवे जो अनाउंसमेंट हुआ है, गति शक्ति मेरे ख्याल से उसी का वही नाम है, तो उसका भी प्रोग्रेस काफी अच्छा है और वहां से ही रोड की एक्सेस भी है। अच्छा, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट वहां करना चाह रहे हैं तो उन्हें प्लॉट के वहां रेट क्या चल रहे हैं समृद्धि सर्कल के आसपास में? समृद्धि सर्कल के आसपास में जैसे देखिए वहाँ तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे गोदरेज हो गया है, कालपत्रु हो गया है, लोधा ग्रुप हो गया है, तो ये और भी नागपुर के भी लोकल्स काफी ब्रोकर, मैंने सुना है कि हीरानंदानी भी यहाँ आने वाले हैं। हाँ, मतलब देखिए अब वो डील्स तो होते रहती है, कॉर्पोरेट्स की डील होते रहती है, नागपुर के लोकल्स भी काफी इसमें इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट कर चुके हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज तो आ ही रही है। अब जैसे यहाँ पे प्लॉट के रेट की बात करें तो 5,500 रुपये स्क्वायर फीट तक के इन लोगों ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और अभी मेरे ख्याल से बेस है तो 4,500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास को तो समृद्धि रोड पे चल ही रहा है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नागपुर के लोग ही कर रहे हैं या नागपुर के बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? नागपुर देखिए मेरे हिसाब से तो जो गोदरेज हो गया, कालपत्रु हो गया, अभिनंदन लोधा जी का जो प्रोजेक्ट है, फिर बाद में अडानी जी का भी एक प्रोजेक्ट है, अडानी ग्रुप का तो लॉजिस्टिक्स का भी है। अच्छा, और उनका एक लैंड पार्सल दूसरा भी था। अडानी का क्या प्रोजेक्ट आ रहा है एग्जैक्टली? अडानी का तो देखिए कोल का प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे हैं, और दूसरा मेरे ख्याल से उनका लॉजिस्टिक्स का भी प्लानिंग काफी आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये मैंने सुना नागपुर मरीना एक प्रोजेक्ट अभिनंदन लोधा द्वारा बनाया जा रहा है जी, तो वो कुछ मैनमेड बीच जैसा कुछ बना रहे, तो आपका उस पर व्यू क्या है कि ये पॉसिबल है या नहीं है?
वो पॉसिबल तो है, लेकिन देखिए और एग्जैक्टली वो बना क्या रहे, कुछ आइडिया है आपको उसके वो बारे तो में? काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को काफी समय लगेगा। Okay. एंड इतनी बड़ी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे नागपुर साइड में, तो डेवलपमेंट भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल तो है, बस ऐसा है कि कॉस्टिंग जो हो गई है दैट इज वेरी हाई। तो नागपुर की पब्लिक जो है, जो मुझे लगता है कि जो 5,500 रुपये स्क्वायर फीट का माइंडसेट है उनका, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का जो माइंडसेट है, दैट इज आई थिंक सो अ लिटिल बिट मोर कॉस्टली नागपुर की पब्लिक के लिए? हाँ, और बाहर के इन्वेस्टर्स ही मेरे ख्याल से वहाँ का प्लानिंग रहेगा जो इन्वेस्ट तो मोस्टली जो है बाहर के लोग हैं वहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करें इस पार्ट वो वही लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 1,200 स्क्वायर फीट का अगर कोई प्लॉट होता है और 5,000 5,500 का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो 60 लाख से 70 लाख का प्लॉट नागपुर की पब्लिक भी सोचेंगे लेने के लिए। ओके। चाहे आप कुछ भी डेवलपमेंट तो कितना भी दो, लेकिन एक देखिए 5% का एक जो लग्जरी पार्ट होता है जो कंज्यूमर का, जो नागपुर के लोग है 5% 10% लोग इन्वेस्ट कर पाए तो ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि नागपुर के एवरेज पीपल वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बताइए, अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो उसे किस एरिया में फ्लैट्स परचेज करने चाहिए, या फिर प्लॉट लेने चाहिए, या फिर रेंट पर ही रहना चाहिए ताकि उसकी ईएमआई बच जाए? क्योंकि आजकल रेंट भी है ऑलमोस्ट ईएमआई के लगभग ही हो गए हैं। बराबर है। देखिए कस्टमर जो है उसने अगर बेटर ये है कि अब मैं आपको दो पार्ट में ये चीज बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई बंदा है जो 30,000 की सैलरी कमा रहा है। अब 30,000 की सैलरी के उसके पास में दो तरीके के ऑप्शन है। एक है कि भैया मैं लग्जरी प्रोडक्ट्स ले लूँ, आईफोन ले लूँ। आज के टाइम पे आपने सुना होगा कि 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन फोन ईएमआई पे ले रही है, Yes. या फिर जो भी चीजें है ईएमआई पे ले रहे हैं। अब बात ऐसी है कि या तो वो ईएमआई भरे उसकी, या फिर अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए उसके बदले में प्लॉट ले और उसको ईएमआई पे चालू करे। अच्छा। प्लॉट लोन मिलता है नागपुर के अंदर रिलीज लेटर पर, रेडा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में। प्रोजेक्ट अच्छा डीप क्लोज करें और पार्टी अगर सामने वाला बिल्डर अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा करता है, तो रेट भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो जैसे अगर मेरा हिंगना में एक प्रोजेक्ट है अरब पार्क 2 नाम से, मैंने उसके पूरे रेसिडेंशियल प्लॉट्स मेरे बिक चुके हैं। अच्छा। हाँ, ऑल द 3 महीने के अंदर मेरे सारे उसके प्लॉट्स बिक चुके हैं। मेरा प्रोजेक्ट वो क्लोज हो चुका है विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैंने कितना एकड़ सेल किया सर? दैट इज अराउंड 3 to 3.5 एकर्स। टोटल प्लॉट्स कितने थे? टोटल प्लॉट्स अराउंड 35 to 40 प्लॉट्स के आसपास। 3 मंथ में आपके बिक गए? 3 महीने के अंदर मेरे बिक चुके हैं प्लॉट्स। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं उनकी रजिस्टर स्टार्ट करवा दूं बस। तो वहाँ डिमांड इतना ज्यादा है? डिमांड काफी है, एंड अभी आजू बाजू भी जिन लोगों ने लेआउट्स डाले हैं उनका भी रेसिडेंशियल माल एंड कमर्शियल माल बहुत स्पीड में बिक चुका है। पीपल आर डूइंग इट इन 11 to 12 एकर्स, 15 एकर्स। कुछ प्रोजेक्ट तो 27 एकर्स के भी आ रहे हैं, और वो है कितना 600 मीटर्स फार फ्रॉम अभिनंदन लोधा। अच्छा। जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स है। और क्या रेट में आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे? हम वहाँ पे अराउंड 2500 के आसपास में रेसिडेंशियल प्लॉट्स का माइंडसेट है हमारा। 2500 में? और कमर्शियल 3200 to 3500, जहाँ पे 600 मीटर बाद में अभिनंदन लोधा जी का ग्रुप 5,500 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। अच्छा, उससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आप सेल कर उसके हाथ में। तो यही तो है नागपुर का कंज्यूमर टारगेट जो है, वो इनका यही रेट है 2500 to 3,500 मैक्स। तो इसीलिए मैं ये नागपुर की पब्लिक के ये लिए? नागपुर की पब्लिक है। अगर किसी को लग्जरी जाना है तो वो लग्जरी जाना तो लग्जरी सेगमेंट का तो पैसा फिर कोई लिमिट ही नहीं है। ओके। अब नागपुर के लग्जरी वाले लोग भी अगर लेंगे तो फिर वो इंटरेस्टेड रहेंगे। मैंने ये भी सुना है कि ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ उनका मेंटेनेंस चार्जेस है उस पूरे प्रोजेक्ट का, मतलब पर उनके प्लॉट के हिसाब से। उनके दो तरीके हैं कि वन टाइम पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस, जो कि मेरे ख्याल से 75,000 to लाख रुपीस रहना चाहिए। अच्छा। या फिर यही जो आप बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो अभी तक के 10,000 रुपीज पर मंथ का पेमेंट का सुना नहीं है। मैंने जो सुना है 75,000 और 1 लाख का ही सुना है कि 75,000 रुपीज मेंटेनेंस, 1 लाख रुपीज ले लो। तो अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए अगर वहाँ पे 1000 प्लॉट्स है, एग्जाम्पल ज्यादा ही प्लॉट्स है लेकिन मैं 1000 प्लॉट पकड़ रहा हूँ, एक प्लॉट के पीछे अगर लाख रुपए भी वो ले रहे हैं तो 10 करोड़ रुपए तो भैया आज के टाइम पे यही हो जाएंगे। अच्छा, 10 करोड़ का बैंक के अंदर ही डाल के उनको उसका ही अमाउंट जो मिलेगा तो उससे मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कि जो रेसिडेंशियल फ्लैट लेने चाह रहे हैं आज की डेट में, जिनका घर नहीं है, वो रेंट पर रहते हैं, अब मूव होना चाहते हैं कि हम फ्लैट में रहना चाहते हैं, फ्लैट लेने से पहले उन्हें क्या देखना चाहिए, किस एरिया में ले ना ले, और बिल्डर का बैकग्राउंड क्या देखे? मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं कि फ्लैट लेने से पहले कोई भी कस्टमर को देखने जरूरी है? फ्लैट्स लेने के पहले जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कंस्ट्रक्शन जो है उसकी क्वालिटी एंड दैट थिंग जो बिल्डिंग बनी वो लीगल है या नहीं। क्या है मैं ये कैसे पता करेंगे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी एंड लीगैलिटी? कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी एंड लीगैलिटी तो देखिए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, लेकिन मेन लीगैलिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो तो फ्लैट का जो नक्शा होता है, जो सैंक्शनिंग मैप होते हैं वो भी बिल्डर्स लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। मैंने काफी ऐसे केसेस देखा है कि 10 माले की बिल्डिंग होगी तो 12 माला बना लेते हैं। अच्छा। ऐसे केसेस आपको बॉम्बे जो
मेट्रो सिटीज़ जो टायर 1 सिटीज़ है वहाँ पे आपको काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो दिखते हैं। ओके। हाँ, मुझे तो काफ़ी चीज़ों का है पता, लेकिन कैसा है कि बिजनेस पैसे को ईमान बना ले रहे हैं लोग, ओके। वो ना बनाएं और ईमानदारी से काम करें तो बेटर भी। इसमें आप कस्टमर को क्या चीज़ें हैं कि वो 2-3 स्टेप में चेक कर सके आसानी से, या कोई एप्लीकेशन होती है ऐसा कुछ कि कस्टमर जो अनपढ़ या जिसने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो अगर फ्लैट लेने जाता है आज की डेट में, जिसे प्रोसेस पूरी नहीं पता, कि कई बार बिल्डर्स गुमराह करते हैं फ्लैट कस्टमर्स को लेने के लिए और पुश करते हैं, तो क्या चीज़ें हैं वो एक बार में देख ले या कोई वकील के पास चले जाए जो उसको सारी डिटेल बता दे? तो एक सिंपल में मुझे प्रोसेस या स्टेप बताइए कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए देखिए रिगार्डिंग द पेपर्स। ओके, देखिए सबसे पहली बात, नागपुर नहीं ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेरा जो डिपार्टमेंट है, रेरा डिपार्टमेंट बनाया है इसीलिए गया है कि सारे रेगुलराइज के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा। क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा का जो प्रोजेक्ट नंबर होता है वो तभी आता है जब तक कि डॉक्यूमेंट्स का टाइटल वेरिफिकेशन एडवोकेट के पास से ना आए। ओके। सेकेंड थिंग, जो भी डिपार्टमेंट जहाँ का है उनका सैंक्शनिंग मैप पे थप्पा है या नहीं, द स्टैम्प शुड बी देयर। वो स्टैम्प उनका है नहीं है ऑफिशियली तभी पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं है। देन आफ्टर दैट कम्स द कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके। जी, आपको गवर्नमेंट के जो ऑफिशियली जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास से वो लेटर लेना पड़ता है कि आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या लेवल का किया है। यहाँ तक कि लेआउट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शंस है रोड के, उनका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसकी भी टेस्टिंग होती है। तो ये सारे सर्टिफिकेट ये रेरा सारे सर्टिफिकेट्स रेरा के अंदर सबमिट होने के बाद में ही रेरा का प्रोजेक्ट नंबर आता है, नहीं तो आपको रेरा का सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर समझ लीजिए प्रोजेक्ट जैसे कोई है जो मार्केटिंग एजेंसी के पास में जाता है माल लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए, तो वो लोग ही खुद अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी कर देते हैं कि आपका फ्लैट देखिए इस तरीके से है, ऐसी बुकिंग होंगी आपकी, इतना पेमेंट का प्रोसेस रहेगा, इतना % अमाउंट आपको भरना है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो प्रोजेक्ट्स क्लियर ही होते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि रेरा नंबर तो आ गया है बट कंस्ट्रक्शन जब एंड तक फिनिश होने तक आता है तब कुछ गड़बड़ हो गई हो या कुछ चेंज हो गया उसमें, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे चांसेस तो होते हैं, लेकिन जैसे उसका मैं आपको एक जवाब देता हूँ कि जैसे समझ लीजिए मैं आपको एक ऑफिशियली बात बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर रेरा नंबर जो होता है वो आया आपके पास में, तो अथॉरिटीज़ जो होती है उनका चेकअप बार बार होते रहता है। अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर भी उनकी विजिट्स होती है बार बार। आपको जैसे एक ही बिल्डिंग के अंदर तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, दूसरे और समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 टाउनशिप का प्रोजेक्ट जिसमें 3 बिल्डिंग बनने वाली है, तो कंपनी जो रेरा कंपनी होती है और जो बिल्डिंग सैंक्शन अथॉरिटी होती है, एमएमआरडी हो गया या फिर जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटी जहाँ की होंगी, बॉम्बे का एमएमआरडी है, जो भी पर्टिकुलर एनएमसी है, तो वो लोग जाके पहले चेक करेंगे कि भैया सारी चीज़ें बराबर तौर तरीके से हो रही है या नहीं। क्या इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डर ने शायद जो विजिट पे आ रहे हैं उनको पैसे देके ऐसा कभी चेंज करवा दिए कि नहीं आप हमारे से कमीशन ले लो बट इसकी रिपोर्ट गलत मत बनाओ, ऐसा कुछ कभी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी तो है उसकी। और मैंने ये भी सुना है कि एक्चुअली पेपर में कई बार कुछ और सैंक्शन होता है और रियलिटी में कुछ और वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है रेरा होने के बावजूद। रेरा होने के बावजूद भी हो सकती है, लेकिन ये सब अब अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि किस तरीके की है और उनको मैनेज करते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो इस केस में किसी को पर्सनल वकील भी करना चाहिए? पर्सनल वकील, देखिए मेरा ऐसा बोलना है कि वकील को डॉक्यूमेंट्स हमेशा वेरीफाई करानी चाहिए वकील से बिफोर बाइंग एनीथिंग, क्योंकि फ्लैट लो या प्लॉट ले, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, टाइटल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ओके। जैसे हम खुद कोई लैंड पार्सल लेते हैं तो उसका टाइटल वेरिफिकेशन एडवोकेट के थ्रू कराना ही पड़ता है। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे जी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे चेक करेगा कोई भी कस्टमर? वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का होता है या रोड का होता है, उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो उनका सर्टिफिकेट, ये तो बाय अथॉरिटी हो गया, बाय अथॉरिटी। बट इसमें भी कई सारे क्या ग्रेड का मटेरियल उन्होंने यूज किया है क्या नहीं किया। आप 10-12 साल में कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग में आजकल 10-12 साल तो नीड ही नहीं पड़ता है, 4-5 सालों के अंदर में ही बिल्डिंग में क्रैक दिखने लग जाते हैं, कहीं से लीकेज हो रहा है। तो रेरा के हिसाब से तो सब सही था बट प्रॉब्लम तो हो ही रही है, तो वो कस्टमर कैसे चेक करे एक्चुअली, मतलब ऑन ग्राउंड विदाउट पेपर भी अगर सब कुछ करेक्ट है उसके बाद भी कस्टमर कैसे चेक करेगा कि ये क्वालिटी इनकी अच्छी है? देखिए काम जो होता है, अगर पहली बार कोई कस्टमर कर रहा है तो उनके लिए तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उनको कुछ पता चले।
अच्छा। क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी लोग जो होते हैं जो इलिटरेट होते हैं या फिर जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे रोड की क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है। अब जो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए या फिर इन्वेस्टर्स हो गए या बिल्डर्स हो गए, तो उन लोगों को पता रहता है कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे। लेकिन कस्टमर्स को उसका जो फर्स्ट में जो लेते हैं उनको नहीं समझता, लेकिन बाकी कस्टमर्स भी जब लेते हैं तो धीरे धीरे फिर काफ़ी सारी स्टेप्स के अंदर उनको पता चल जाता है कि रोड की क्वालिटी क्या है, प्रोजेक्ट्स किस तरीके वो से तो रहते रहते समझ में आ जाता है। रहते समय। बट कोई टेस्टिंग ट्रायल का ऐसा मेथड है नहीं, कि वो जैसे वहां टेस्टिंग पे ट्रायल का गए? मैटर तो बस एक ही ऑप्शन है कि जो अथॉरिटीज के सर्टिफिकेट है उसी के बेसिस पे काम होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा काम होता नहीं है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाए वगैरह, मोस्टली तो नहीं होता है। मैंने तो आज तक मेरी नज़र में नहीं देखा हूँ, बट अब अच्छा, कौन किस लेवल पे क्या काम कर रहे हैं हमें पता तो नहीं है। ओके, ये तो अभी कंस्ट्रक्शन पे भी आ गए हम लोग। अच्छा, अगर कोई फ्लैट लेना चाह रहा है आज की डेट में, तो मैंने देखा है कि फ्लैट के प्राइसिंग जो है 2 BHK फ्लैट कहीं पे 30-40 लाख में भी मिल रहा है, कहीं पे सेम 2 BHK फ्लैट आपको 1 करोड़ रुपए तक के भी चाह रहा है। तो फ्लैट में मैक्सिमम कितना किसी ने इन्वेस्ट करना चाहिए आज की डेट में? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिटी एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द एरिया। नागपुर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे 2-3 BHK 50 लाख में भी आ जा रहा है कहीं पे, और कहीं पे 1 CR तक भी जा रहा है। एरिया एरिया तो डेफिनेटली मैटर करता ही है। बेसा में, मनीष नगर में जाओगे तो 3 BHK और 2 BHK का अलग रेट है। आप इसी जगह पे हिंगना में और वाड़ी में आओगे तो उसका कुछ और रेट है। बट वो फ्लैट में इतना इन्वेस्ट करना, 1 CR इन्वेस्ट करना, आपको लगता है वर्दी है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे क्या होता है कि कोई टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बेसा में एक टाउनशिप है, उसके अंदर समझ लीजिए 72 फ्लैट्स है। ओके। तो दैट इज अ वेरी पब्लिसाइज्ड टाउनशिप। वो काफी बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 72 फ्लैट्स है, तो काफी सारे लोग होंगे। 72 फ्लैट्स मतलब एक फैमिली के अंदर मैं 5 लोग भी पकड़ लूंगा, दैट इज अराउंड 350 लोग, 350 पीपल विद इन अ सिंगल एक टावर बिल्डिंग। में। कोई ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर समझ लीजिए 10 to 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसके अंदर 10 to 12 फ्लैट्स है, तो उसका रेट भी अलग होगा और उसकी फैसिलिटीज भी अलग होंगी और उसका प्रीमियम भी अलग होगा। जैसे बैरामजी टाउन के अंदर ये जो फ्लैट्स है, दे आर बीइंग सोल्ड एट अराउंड 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट। कस्टमर का क्लाइंट पोर्टल काफी कम है, एक फ्लोर पे 1 या 2 ही फ्लैट है। अच्छा, सबसे महंगा एरिया कौन सा है नागपुर में इन टर्म्स ऑफ प्लॉट या फिर फ्लैट की बात करें हम लोग, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरे नागपुर सिटी में प्राइम लोकेशन और सबसे हाईएस्ट स्क्वायर फीट एरिया, मतलब पर स्क्वायर फीट एरिया? कमर्शियल और रेसिडेंशियल। कमर्शियल रेसिडेंशियल की भी बात करेंगे, कमर्शियल की भी बात करेंगे। कमर्शियल की बात तो भैया गांधी बाग भी देखिए कितना कॉस्टली है। अब वो लैंड पार्सल पे डिपेंड करता है अवेलेबल है या नहीं। धर्मपेट तो पूरा पैक हो चुका है। आप बोलोगे कि धर्मपेट के अंदर प्लॉट का रेट, तो प्लॉट का रेट ऐसा कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मन मर्जी से कोई तो 40,000 रुपए स्क्वायर फीट भी बोल देंगे, कोई 50 भी बोल देंगे, कोई 30 भी बोल देगा। अच्छा, उनका रेट तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि लैंड पार्सल है कहाँ अवेलेबिलिटी। गांधी बाग के अंदर एक शॉप जो 200 स्क्वायर फीट का है वो भी आपका 50 लाख में बिक जाएगा या 60 लाख में बिक जाए, 70 लाख में। लैंड की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। और फ्लैट्स के क्या रेट है जनरली सबसे हाईएस्ट, अगर एरिया की मैं बात करूँ I तो? think so. Baramji town, Dharampet side, these two places are very costly right now, going on right now. Yes. जो मुझे लगता है। अच्छा, ये प्रीमियम लोकेशन में आता है सारे? प्रीमियम लोकेशंस ऑब्वियसली उनका लैंड पार्सल भी ऐसा है। जमीन ही आज इतनी महंगी हो चुकी है। आज 1000 स्क्वायर फीट के भाव ही देखिए आप क्या है। 1000 स्क्वायर फीट तो मिलता नहीं है, लेकिन आप देख ही लीजिए रेट। वहाँ पे जनरली 3-4 BHK ही लोग दैट विल गो अराउंड 3 to 3.5 CR आराम से। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बात करूँ कि लोग आजकल कई ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या लोगों ने देखना चाहिए, या फिर फ्यूचर के लिए, फॉर रेंटल बेसिस, रेंटल इनकम, कई बार लोग देखते हैं कि हमें रेंटल इनकम भी यहाँ से आ जाए। रेंटल इनकम का प्रोजेक्ट ऐसा है कि रेंटल इनकम के लिए जो कमर्शियल शॉप्स होते हैं, मोस्टली ग्राउंड +1 के जो शॉप्स होते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, और वो कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि लैंड पार्सल का सबसे ज़्यादा जो पैसा रिटर्न में बिल्डरशिप का जो कंस्ट्रक्शन का लगता है और जो लैंड का कॉस्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न वही दे सकता है। बाकी ऊपर तो और जो ग्राउंड +1 के ऊपर जो फ्लोर्स होते हैं वो थोड़ा सा सस्ते में बिकते हैं। अच्छा, आपकी टीम इसमें कैसे हेल्प करती है इन सब चीज़ों में? अभी मतलब जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपके पास, अगर कोई इन्वेस्टर आता है कि मेरे पास 10 CR है, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? जैसे मैं ही समझ लो आपके पास आता हूँ, 10 CR मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? 10 करोड़ के अंदर जैसे आपको समझ लीजिए अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनाना है या फिर ऑब्वियसली या लेआउट डालना है, तो कमर्शियल के अंदर ऐसा होता है कि मैं तो सबसे पहले सजेशन देता हूँ कि यू गिव अ वेरी प्रीमियम एक्सेस टू ऑल द पीपल जो आपके वहाँ पे फ्लैट लेंगे या फिर आपके कमर्शियल की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि स्पॉट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्पॉट अच्छा है तो आपको रेंटल के लिए कोई भी कंपनी अप्रोच करेंगी।
कंसिडर करते हैं मेरे पास अभी मुझे रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं है, मैं एज एन इन्वेस्टर ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपकी कंपनी कैसे मुझे सजेस्ट करेगी, गाइड करेगी कि 10 CR कहाँ आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप अपने हाथ पे सारा पैसे का एक्सेस लेते हो और देन इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से वर्किंग होता है? मैं तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास में कोई अगर इन्वेस्टर होता है हु इज गोइंग टू प्रोवाइड मी 10 CR, तो मैं सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली एक लैंड दिखता हूँ। द लैंड, वो लैंड के अंदर पहले ये दिखता हूँ कि इसके अंदर लैंड पार्सल का टाइटल कैसा है। ओके, इट इज़ इन येलो जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, विच एवर जोन इट इज़ देयर। फिर मैं उसके बाद में उसके अंदर एक प्रोसेस है कि उसके अंदर उसका नक्शा, उसका जो मैप होता है, दैट आई हैव टू टेक, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स कि उसके अंदर कितना प्लॉटेबल एरिया निकलेगा, कितना रोड का एरिया निकलेगा, मुझे उसकी कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर सैंक्शनिंग का और डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना आने वाला है। ओके, देन आफ्टर दैट जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है जहाँ पे ये सैंक्शनिंग की फाइल होंगी, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। फिर ये सारे प्रोसेस होने के बाद में टाइटल वेरिफिकेशन बाय द लॉयर, ये होने के बाद में फिर उसके अंदर ये निकालता हूँ कि यहाँ पे क्या सेलिंग होगा। देन हाउ मच ब्रोकरेज डू आई हैव टू प्रोवाइड टू ऑल द पीपल हु विल बी सेलिंग माई प्लॉट्स। फिर वो कैलकुलेशन होने के बाद में इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये सारे कैलकुलेशन होने के बाद में फिर एक और ये चीज़ देखना पड़ता है कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कब से चालू होगा और कब से कंप्लीट होगा। द ट्रांजैक्शन व्हेन द कस्टमर बुक्स द प्लॉट एंड द ट्रांजैक्शन व्हेन द कस्टमर हैज क्लोज द डील बाय गेटिंग हिज सेल डीड। ये सारी लॉन्ग प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अब बिल्डर्स लोगों को काफ़ी तजुर्बा आ गया है, लेआउट लोगों को काफ़ी तजुर्बा आ गया है, तो लोग जल्दी स्पीड में कर सकते हैं लगभग। फिर भी उसी चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के आप सिर्फ पैसे पे ध्यान दीजिए, नफ़ा आप देखिए कि आपको नफ़ा कितना चाहिए, और हमारे से अगर वो नफ़ा देना आपको पॉसिबल है तो ही हम वो डील करते, नहीं तो नहीं करते। लगभग कितना समय लगता है एक प्रोजेक्ट फाइनल होने से लेके, मतलब स्टार्ट होने से लेके फाइनल होने तक? अप्रॉक्सीमेटली देखिए, शॉर्ट प्रोजेक्ट रहा जैसे 3 या 4 एकड़ का रहा तो समझ लीजिए साल से 1.5 साल। ये प्लॉटिंग स्कीम में? प्लॉटिंग स्कीम में 18 मंथ्स, और अगर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो 3 साल तो लगते ही। 3 साल प्रोजेक्ट। ये प्लॉटिंग स्कीम की आप बात कर रहे हैं? प्लॉटिंग स्कीम की बात। अगर कोई कंप्लीट फ्लैट स्कीम वहाँ बनाने जाता स्कीम है, की बात भी पकड़ लीजिए तो 1.5 साल तो मिनिमम लगना ही है। ये पेपर क्लियरेंस के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए? ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको 1.5 साल सिर्फ कंस्ट्रक्शन, सैंक्शनिंग एंड सेलिंग के लिए लगेगा। मनी ट्रांजेक्शन क्लोजिंग के लिए 3 साल लगना है। क्लोजिंग के लिए 3 साल लगेगा? मनी ट्रांजेक्शन क्लोजिंग, लाइक लास्ट प्लॉट बीइंग सोल्ड, लास्ट फ्लैट बीइंग सोल्ड, एंड उसका जो अमाउंट आना। अगर कोई 10 करोड़ डालता है तो उसे 3 साल बाद रिटर्न मिलेगा, ऐसा आपका कहना है? हाँ, लेकिन परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी उसी तरीके से मिलती है। अच्छा, कितना प्रॉफिट होता है एक? आई हैव माय क्लाइंट पोर्टल्स जिसके अंदर मैंने 3 एकड़ का लेआउट डाल के दिया हूँ। आई हैव गिवन देम रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 126% विद इन 3 years। 126% विद इन 3 years। कितना इन्वेस्ट किया था सर उन्होंने? ये है, कुछ काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे समझ लीजिए ना 8-9 करोड़ रुपए लगाए होंगे सामने वालों, तो 20-21 करोड़ रुपए मिले होंगे। अच्छा, बाय अगर क्लोजिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कस्टमर ने क्या आपके ऊपर, आपने सारा काम कंप्लीट करके दिया? मैंने ईच एंड एवरीथिंग करके दिया उन लोगों को, उनका पैसा लगाने से लेके तो द प्लेस दे इन्वेस्टेड एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो मैंने आपको अभी बताया कि ये सारी चीज़ें करने के बाद 126। अच्छा, आप पूल फंडिंग भी कलेक्ट करते हैं इसमें? नहीं। जैसे कंसीडर कीजिए आपने 10 लोगों ने 1-1 CR में इन्वेस्ट किया, वैसे? आई डोंट गो इनटू ऑल दैट, क्योंकि 10 लोगों के 10 दिमाग उस तरीके से काम नहीं होता है। हाँ, इफ देयर इज अ फर्म ऑफ 10 पीपल जो एक डिसीजन अथॉरिटी है उसके अंदर, तो मैं उसके अंदर काम कर सकता हूँ। बाकी आई डोंट गो इनटू ऑल दिस प्लेसेस के 10 लोगों को अलग अलग झुंड में जमा करके फिर वो काम किया जाए, वो कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ऐसा पूल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है क्या? पूल इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है विशाल जी। Okay. मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, देयर आर वेरी लाइक पीपल, मेनी कंपनीज आर देयर इन चेन्नई, बैंगलोर, व्हाटसएवर सिटीज के जो वेयरहाउस के रेंटल में स्टार्ट कर चुके हैं। आप 1 लाख रुपए दीजिए, ऐसे वो लोगों के पास में समझ लीजिए देयर विल बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन अ पर्टिकुलर सिंगल कंपनी, जो आपको आप 1 लाख रुपए दीजिए, आपको कुछ पर्टिकुलर रेंट स्टार्ट हो जाएगा। लाइक समझ लीजिए आपने 10 लाख दिया, तो समझ लीजिए 1,500 रुपये महीना, ऐसा 2,500 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना आपका स्टार्ट हो जाता है, और आपका उसके अंदर स्टेक भी हो जाता है 0.0034% और समथिंग लाइक दैट। कैसे वर्किंग करता है ये वर्किंग इस तरीके से करता है कि समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसको 35 CR में उन्होंने कंप्लीट किया, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर वेयरहाउस, वेयरहाउस या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज भी होती है जैसे, तो उसके अंदर समझ लीजिए आपने 35 CR इन्वेस्ट किया, तो एक पर्टिकुलर कंपनी ने उनका तो 35 CR लगा चुके हैं, ओके, और नहीं भी लगाया होगा तो वो कंपनी मार्केट के अंदर समझ लीजिए 1000 लोगों को पकड़ रही होंगी, जिसमें एक एक बंदा समझ लीजिए 3.5 लाख रुपए देंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उनके 35 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ओके, वो 35 करोड़ होने के बाद में वो उनको स्टेक भी दे देते हैं 0.% के हिसाब से, और उसी के हिसाब से फिर उनको रेंटल भी आना शुरू हो जाता है क्लाइंट की तरफ से।
जो रेंट पे दिया हुआ है वो जो रेंटल शेयर करेंगे इनके साथ। रेंटल शेयर करेंगे और स्टेक भी शेयर करते हैं इन लोगों के साथ में। अच्छा। देन इफ दे वांट टू सेल इट आफ्टर 3 इयर्स, देन वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है कि भैया आपका स्टेक इनको बेचना है तो बेच दीजिए, या फिर हमको बेचना है तो हमको बेच कितनी कंपनी है नागपुर में भी ऐसी कोई कंपनी है? दीजिए। मेरे अंदाजे से तो अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन नागपुर के अंदर भी एक तरीके का प्रोजेक्ट मैंने ऐसा देखा हूँ कि जिसके अंदर फार्म हाउस का आया है। ओके। द रिसोर्ट इज देयर, जहाँ पे समझ लीजिए पेंच साइड में, या फिर कनान, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देयर इज अ प्रोजेक्ट जो मेरे नज़र के बीच में आया था कि आप उसके अंदर वहाँ पे एक प्लॉट ले लीजिए, रिसोर्ट बनाएंगे उसके अंदर, एंड देन यू विल गेट particularly monthly rental from it, and then whenever you want to sell the stake, then you can sell also. ये तो मैंने कई सारे ऐसे फार्म हाउस प्रोजेक्ट देखे जी, हैं। काफी सारे हैं ये। आजकल एक और फार्म हाउस प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर सागवान के पेड़, जी चंदन या सागवान के पेड़ लगाए जा रहे हैं, देन उस पे आपको रेंटल भी देते हैं, फार्म हाउस प्लॉट भी दे रहे हैं, क्लब हाउस मेंबरशिप भी दे रहे हैं। तो ये भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है? आपको लगता है 15 ईयर्स तक पब्लिक वेट करे, देन उसके बाद में उनको बेनिफिट भी हो रहा है, बट मंथली रेंटल भी उनको दिया जा रहा है, तो ये रियल प्रोजेक्ट है या कहीं फेक तो नहीं है? ऐसे मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बीच में देखे हैं। ये प्रोजेक्ट तो रियल है, लेकिन अब इसके अंदर डेवलपर पे भी डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट और उनकी नीयत किस तरीके की है। जैसे डेवलपर तो काफ़ी सारे अच्छे भी होते हैं जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो मंथली रेंटल भी देते हैं लोगों को। ओके। बस बात होती ऐसी है कि कैलकुलेशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो राइट रहनी चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप जैसे कोई रिसोर्ट ले लिया आपने 35 लाख रुपीज़ के आसपास में, जिसके अंदर छोटा सा 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का बांधकाम होगा, एंड ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर वो रेंट पे नहीं जा रहा, अच्छा, और उसका रेंट ही नहीं मिल रहा इनको, तो फिर वो आपको कैसे रेंट प्रोवाइड करेंगे? कंपनी खुद का तो नुकसान उठाएंगे नहीं। रेंटल जाना जरूरी है उस पर। उसमें रेंटल जाना ज़रूरी है। आज काफ़ी फर्म्स है जो रेंटल पे डायरेक्ट पूरे प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। उस फर्म का भी जिंदा रहना ज़रूरी है कि वो फर्म काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ओके। जैसे नागपुर के अंदर नहीं बोलूँगा मैं, ऑल ओवर इंडिया में, ऑब्वियसली ऑल वर्ल्ड के अंदर की ये बात है कि काफ़ी होटल ब्रांड्स ऐसे हो चुके हैं जो पूरी प्रॉपर्टी बनवाते हैं बिल्डर के पास से, उसे रेंट पे डाल देते हैं। लेकिन अगर उनका होटल का बिजनेस ही अगर समझ लो उस लेवल पे नहीं चल पा रहा है, तो फिर आपको रेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि ओयो जैसी कंपनीज के मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो रेंट पे आपसे लेते हैं, देन कई बार इश्यूज आते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं पहले। ओयो का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि 2 तरीके के चलते हैं उनका, कि देयर इज अ होटल, वो लैंडलॉर्ड के पास में जाते हैं कि आपके होटल मंथली रेंट पे हम इतने पे ले लेंगे, आपको इतना रेंट पे आ जाएगा, और वो रेंट पे खुद प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इट्स अ बिग कंपनी, तो उनके कैलकुलेशंस पर्टिकुलर ईयर्स तक के होते हैं। दैट इज फॉर फिक्स्ड रेंट। दैट इज फॉर फिक्स्ड रेंट। 2 तरीके के प्रोजेक्ट रहते हैं, दे ऑफर फिक्स्ड रेंट आल्सो एंड दे ऑफर इनटू शेयरिंग प्रॉफिट आल्सो। ओके। जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, या फिर जो फूड फ्रेंचाइजी वाले हैं, दे गो इनटू प्रॉफिट परसेंटेज मोर टुवर्ड्स इन दैट। और ओयो का भी सेम है, 2 प्रोसेस है उनके हर कंपनी के या तो उनको रेंटल बेसिस पे जाना है, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड रेंट, या फिर उनको शेयरिंग बेसिस पे। मैकडोनल्ड की अगर आपने बात की है तो मैकडोनल्ड का एक मॉडल काफ़ी फेमस है कि मैकडोनल्ड प्रॉपर्टी परचेज करता है हर एक लोकेशन में। तो वो मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे काम करता है, और एक्चुअली मैकडोनल्ड जो है फ्रेंचाइजी ओनर जो है वो फ्रेंचाइजी ओन करता है या प्रॉपर्टी ओन करता है, या फिर मैकडोनल्ड की तरफ वो प्रॉपर्टी होती है? थोड़ा डिटेल में उसके बता सकते हैं? मैकडॉनल्ड्स का ऐसा है कि समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, फ्रेंचाइजी कॉस्ट समझ लीजिए कि उनकी 2 से 3 करोड़ की है। एक फ्रेंचाइजी कॉस्ट? एक फ्रेंचाइजी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिटी आल्सो। कई सिटी में 14 करोड़ तक के भी है, कई सिटी में 2-3 करोड़ तक के भी है। तो समझ लीजिए कि आपने फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर, आप लैंडलॉर्ड है, आपकी लैंड है, आपने मैकडॉनल्ड्स के साथ में डील की, मैकडॉनल्ड्स विल गिव यू 6 to 8% अराउंड ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट 6 to 8%? 6 to 8% के आसपास में देंगे। उनका 6% मिनिमम होता है, जिसका आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। 50 लाख का डिफरेंस आता है कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। फ्रेंचाइजी 2-3 करोड़ में लेगा कोई? 2-3 करोड़ में उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे, देन दे विल डेवलप अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स जो मैकडॉनल्ड्स उनको प्रोवाइड करता है। फिर मैकडॉनल्ड्स के ऑफिशियली उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आते हैं एंड दे स्टार्ट द बिजनेस इन दैट वे। तो शेयरिंग प्रॉफिट के अंदर उनका कैलकुलेशंस होता है कि जिस तरीके से करेंगे। जैसे वीआर मॉल, मुझे जितना अंदाजा है, जब वो वीआर, अभी ट्रेलर मॉल से जाना जाता है, जब वीआर मॉल का स्टार्ट हुआ था तो शेयरिंग बेसिस पे हुआ था, आई थिंक सो। तो जितना मुझे आइडिया है, फर्स्ट मंथ का सेल आई थिंक सो 1,30,00,000 या 1,65,00,000 का कुछ तो भी। 1,65,00,000 रुपए? 1,30,00,000 या 1,65,00,000 मोटा मोटा 1.25 लाख से 1.5 लाख विद इन द फर्स्ट मंथ। सिर्फ एक मंथ का सेल था? पहले मंथ का सेल, फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ। अब ठीक है, ऑफिशियली फ्रेंचाइजी भी और खुले हैं तो फिर कम होता है प्रॉफिट, लेकिन ये जितना मुझे याद है इतना तो था ही। अच्छा, ये लैंड फिर किसका ओन्ड बाय मैकडोनल्ड होता है? लैंड इज ओन्ड बाय द बिल्डर। अब इसके अंदर 3 पार्टी भी हो सकती है, 2 पार्टी भी हो सकती है। लैंडलॉर्ड कोई और होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल का डिपॉजिट अमाउंट कोई और भरता है, वो फ्रेंचाइजी चलाता है, और मैकडॉनल्ड्स को तो पैसा मिलता है। तो मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट इन दैट।
तो कई बार जो फेमस चीज़ है मैकडोनल्ड के बारे में कि मैकडोनल्ड सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डर है उनका world वेंचर में। इस तरीके से घूमता है, जो उनका अमाउंट है, इफ नॉट द प्रॉपर्टी, तो उनका वेंचर एक तरीके से इसी तरीके से घूमता है कि जो अमाउंट उनको मिल रहा है उसका रोटेशन कैसा होगा, आप ये सोचिए। एक कंपनी वाला, एक फ्रेंचाइजी वाला पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर उनको 3 करोड़ रुपए पे कर रहा है, तो व्हाट बिजनेस, व्हाट एम्पायर इज इट, आप देखिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम लोग आएंगे कि हल्दीराम भी ऑलमोस्ट कुछ सेम ही बिजनेस में काम करते हैं, क्योंकि उनके भी जो लैंड होते हैं वो ओन्ड लैंड पे ही काम करते हैं यार, कई बार फ्रेंचाइजी भी लेते हैं। तो देखिए, हल्दीराम के बारे में भी क्या आपको मॉडल उसके बारे में कुछ आइडिया है? डीमार्ट का मॉडल एंड हल्दीराम का मॉडल, जैसे हल्दीराम का मॉडल नागपुर के अंदर ऐसा है कि उनकी खुद की काफ़ी लैंड्स है, अच्छा। तो खुद की लैंड के ऊपर रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और कमर्शियल के अंदर भी अगर उनको रेंट पे लेना है तो रेंटल के बेसिस में भी वो काम कर सकते हैं, और डिपॉजिट खुद के इसमें भी वो जो उनकी खुद की लैंड होती है वो खुद भी परचेज करके उसका खुद का जो उनको रेस्टोरेंट चलाना है या फिर उनको जो स्नैक्स चेन चलाना है वो शुरू कर सकते हैं। तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली काफ़ी। तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक्चुअल रियल एस्टेट बिजनेस में ज़्यादा है या फिर उनके मेन बिजनेस में ज़्यादा? जैसे डीमार्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वॉलमार्ट एंड डीमार्ट में ये दो चीज़ों का काफ़ी फर्क है। जैसे वॉलमार्ट टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड देन स्टार्ट्स द मॉल। ओके। डीमार्ट बाइज द लैंड, कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एंड देन स्टार्ट्स द बिजनेस। तो डीमार्ट आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लैंड पार्सल का लैंड होल्डर है इंडिया के अंदर। डीमार्ट के पास कितना लैंड होगा आपके इसका तो हिसाब मुझे से? अंदाजा नहीं है, लेकिन बाकी काफ़ी कोई लैंड स्टोर्स पार्सल आपको आइडिया हो कितने स्टोर है आई डीमार्ट डोंट के? नो, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया के अंदर 146 के ऊपर के इनका स्टोर है। आई एम नॉट एक्चुअली श्योर अबाउट दैट, लेकिन काफ़ी लैंड पार्सल उनके पास में है। लेकिन वो लैंड पार्सल उनका जो स्टोर्स है उसके लिए लेते हैं, जो उनको सप्लाई करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड जो चेन है वो सप्लाई करने के लिए वो रेंट पे लेते हैं, लाइक वेयर हाउसेज एंड एवरीथिंग। वेयर हाउस रेंट पे लेता है, बट उनका रिटेल जो शॉप जितने भी उनके मार्ट होता है मार्ट्स वो होते हैं, ओन्ड बाय देम ओनली। they own it, they purchase the land, then they construct and then they open the mall. ओके। तो बिजनेस करने वाले ही कई बार जो आपको शायद Mostly चाय आपको पत्ती या यही शक्कर लोग बेच मिलेंगे। रहे हैं, शायद उनके Mostly पास वही में लोग बहुत दिखेंगे। रियल एस्टेट में काफी ज्यादा लैंड उनके पास में ओन्ड है। अच्छा, सबसे बड़े जो बिल्डर्स है इंडिया में, आपको क्या लगता है कौन सबसे बड़ा बिल्डर है इन केस ऑफ फ्लैट स्कीम और प्लॉटिंग स्कीम में? सबसे बड़े बिल्डर कौन है इसमें? I think so, मेरी नज़र में तो अभी एक ही है, गोदरेज। गोदरेज के पास लैंड पार्सल काफी ज्यादा है। आप नवी मुंबई के अंदर उनका लैंड पार्सल देखिए, गोदरेज के पास में काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, गोदरेज फैमिली के पास में काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है इन बॉम्बे साइड ऑल्सो। और बहुत सारे बिल्डर्स है, जैसे लोधा ग्रुप इज ऑल्सो वेरी नाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट लोधा डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, नॉट अभिनंदन जी लोधा, दे आर ऑल्सो वेरी बिग कंपनी, बट मैं बेसिकली लोधा बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। देन देयर आर मेनी पीपल। लोधा बिल्डर सबसे अच्छा आपको लग रहा है? गोदरेज है, लोधा है, देन हीरानंदानी ग्रुप इज देयर, दे आर। नागपुर में कौन सी? रुस्तम जी इज ऑल्सो वेरी नाइस ग्रुप, रुस्तम जी इज ऑल्सो वेरी नाइस ग्रुप, डीएलएफ इज ऑल्सो वेरी नाइस ग्रुप। नागपुर में कौन से कोई बड़े बिल्डर्स है जो आप जानते हो, जो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्वालिटी भी देते हैं और लोकेशन भी उनका हमेशा अच्छा ही होता है? नागपुर में तो 3 से 4 बिल्डर्स काफ़ी है, लाइक देयर इज कुकरेजा ग्रुप, देन देयर इज आर संदेश ग्रुप, देन देयर इज कॉन्क्रीट डेवलपर्स, देन मुरारका ग्रुप इज देयर, माधवानी ग्रुप इज देयर। तो इनकी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता है? इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी रिलायबल होते हैं एंड काफ़ी सही होते हैं। Okay. लाइक मैंने खुद ऑफिशियली कुकरेजा के काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखा है, कुकरेजा ग्रुप के, तो दे आर वेरी नाइस इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, क्वालिटी वाइज ऑल्सो, एंड कस्टमर्स का काफ़ी ध्यान रखा जाता है ये सब चीज़ों। कुकरेजा इंफ्रा का भी रिसेंटली काफ़ी आप ग्रोथ देख रहे होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऑल ओवर नागपुर में आ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर में आप? उसके ऊपर एक ही बात कह सकता हूँ कि अच्छे से अच्छा देखिए, मेरा ऐसा बोलना है कि उनके ग्रुप के कारण आपने एक चीज़ देखना, ये जो टॉप 4 to 5 बिल्डर्स जो लोग हैं, इसके अंदर आप इन लोगों का कभी भी काम देखिए, इन लोगों के कारण नागपुर के अंदर डेवलपमेंट, जो कस्टमर का व्यू है काफ़ी चेंज हुआ है। ओके। जैसे हम अगर, जैसे पहले क्या होता था कि जो बॉम्बे जाते थे, पुणे जाते थे, चेन्नई जाते थे, ये सब जगहों पे आपको लैंड पार्सल जो बिल्डिंग्स थी काफ़ी हाइट पे दिखती थी। ओके। नाउ ड्यू टू दी एनएमआरडीए नॉर्म्स चेंज्ड एंड उनको सिटीज़ को जैसे बहुत काफ़ी लैंड पार्सल, जैसे मेरे ख्याल से नागपुर का एरिया 35 to 35 किलोमीटर्स के आसपास स्प्रेड हो चुका है फ्रॉम द सेंटर। तो अब इस तरीके से जो बिल्डिंग्स आ रही है, जितने लोग आ रहे हैं एंड कंज्यूमर का जो लेना है उनको लैंड पार्सल्स, वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इन लोगों ने ब्यूटिफिकेशन सिटी के अंदर काफ़ी आया है इस सब चीज़ों से, बड़े डेवलपर्स। बड़े डेवलपर्स। अच्छा, छोटे जो डेवलपर्स है जो फर्स्ट टाइम बिल्डअप कर या सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट है, उनको इसमें क्या फोकस करना चाहिए अपने डेवलपमेंट में? क्योंकि कई बार होता है वो सस्ता बेचते हैं, कई लोग कुछ ज़्यादा ही महंगा बेचते हैं,
और जो पहली बार बिल्डरशिप में आए हैं, फर्स्ट सेकंड टाइम काम कर रहे हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान उन्होंने रखना चाहिए ताकि उनका नाम भी खराब ना हो, साथ ही बिल्डर पे उनका भरोसा भी, लोगों का भरोसा बना रहे हमेशा? जो भी लैंड डेवलपर्स है, देखिए सस्ता और महंगा बेचने की बात ऐसी है कि कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस लेवल का है। लाइक समझ लीजिए छोटे प्रोजेक्ट्स भी ज़रूरी है और बड़े प्रोजेक्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी का जो बजट होता है दैट इज़ अराउंड 50 lakhs और किसी का बजट होता है जो 5 से 6 करोड़ का भी फ्लैट ले सकता है। ओके। तो उसके हिसाब से उनका बिल्डर सिलेक्शन होता है। और लोकल बिल्डर्स ने तो मेरे हिसाब से जो मतलब जो छोटे प्रोजेक्ट्स 1 या 3 प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनका मेन कंसर्न तो यही होना चाहिए कि डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा दो, एक रिलायबल कॉस्ट के अंदर फ्लैट्स बेचो, ताकि कंज्यूमर जिसका जो बजट है उसको अच्छी से अच्छी चीज़ भी मिल जाए और उसको फैसिलिटीज़ भी उतनी मिल जाए जो उतनी चाहिए उसको। अच्छा, समझिए किसी के फ्लैट अब नहीं बिक रहे हैं, ओके। आज की डेट में फ्लैट बेचना डिफिकल्ट हो जा रहा है, या फिर लैंड नहीं बिक पा रहा है, काफ़ी समय ले रहा है, तो उस केस में बिल्डर को क्या करना चाहिए, कैसे वो इजीली बेच सके, सेल कैसे करे, क्या एडवाइस दोगे आप? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। देखिए मैं तो बोलूँगा कि आपने अभी सुना ही होगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 गया, उसके अंदर 17% ऑफ द बिल्डर, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नॉट द लैंड एरिया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर 17% की गिरावट है। अच्छा। उसका रीज़न यही है कि जो बिल्डर्स ने भी बिल्डिंग्स कम बनाए और दूसरा लोगों के पास में जो पैसा बचना चाहिए उतना पैसा नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है मेरे हिसाब से। तो हम तो समझ लीजिए 12 महीने में से 8 से 9 महीने जो है वो खुद के लिए काम करते हैं, बाकी 3 से 4 महीने तो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। क्योंकि टैक्सेशन इज़ वेरी हाई, टैक्सेशन है 30 to 35% का जो टैक्सेशन क्लॉज है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों के पास में घर पर पैसे ले जाना जो है दैट इज़ गेटिंग वेरी टफ। अब पैसा कमाने वाले तो कमा रहे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भैया नागपुर की मतलब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ऐसा नहीं करी, लेकिन आप देखा जाए तो आप खुद आज मार्केट में काम करते हैं, सर्वे करते हैं, तो लोगों का जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो चुका है। जिसका कम होना है वो तो कम हो रहा है और जिसका बढ़ना चाहिए वो बढ़ा ही रहा है। ओके। अच्छा, अगर कोई रियल एस्टेट में एंटर करना चाहे आज की डेट में, क्योंकि युवा काफ़ी इंडिया में है, जेनजीज काफ़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, रियल एस्टेट बिजनेस में कोई एंटर करना चाह रहा है, भले उनका फैमिली बैकग्राउंड हो या ना हो, रिच हो या ना हो, या फिर मिडिल क्लास पर्सन भी हो, वो चाह रहा है कि रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करे, तो कैसे करे और सबसे पहले वो कहाँ जाए और कैसे स्टार्ट करे? देखिए रियल स्टेट के अंदर कोई भी हो, जेंजी हो कि कोई बुजुर्ग इंसान है या कोई भी है, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स ही अगर सही ना हो, आपको ब्रोकरशिप करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, रेंटल पे चाहिए या फिर नॉन रेंटल पे चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको किसी को बेचना है, या कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बेसिक अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करते नहीं आती, आपको प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंटेशन, जैसे सच एज मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मैप रीडिंग हो गया, 7/12 हो गया, फेरफार पंजी हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर्टीज़ की पढ़ना चाहिए। सेल डीड हो गई है, उसका एग्रीमेंट हो गया, काफ़ी चीज़ें होती, पावर ऑफ अटर्नी है नहीं है, लैंड डिस्प्यूट है नहीं है, कोर्ट में केस है नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं आती तो उसके लिए सबसे बड़ा जीरो यही रहेगा, उसका सबसे बड़ा बैरियर डॉक्यूमेंट रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी रियल एस्टेट में आना चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन समझना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज जो है एक डॉक्यूमेंटेशन का होना चाहिए वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद में बाकी सारे कैलकुलेशंस आते हैं कि लैंड कैसी है, कितना डेवलपमेंट होगा, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, वो सब। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम लोग आते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो जैसे प्रॉपर्टी कार्ड है, 7/12 है, फ्लैट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है और लैंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा क्लेरिफाई स्टेप बता सकते हैं कि और किस डॉक्यूमेंट का क्या काम होता है एग्जैक्टली, जैसे 7/12 में क्या होता है, सेल डीड का मतलब क्या होता है, ये कुछ बेसिक टर्म्स अगर आप समझा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा ऑडियंस के लिए। ओके, जैसे देखिए 7/12 में कैसा होता है कि 7/12 के अंदर पर्टिकुलर उसके अंदर सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वो कौन सा वर्ग है, 7/12 एग्जैक्टली क्या होता है और वो क्या दर्शाता है? 7/12 के अंदर देखिए जैसे उसके अंदर तो पहले नेम होता है, जो लैंड ओनर है उसका नाम रहेगा। 7/12 में लैंड ओनर का नेम रहेगा, कितनी ज़मीन है वो रहेगा, और उस ज़मीन के जो 12 होता है उसके अंदर सब लिखा होता है कि इसके अंदर फेरफार कब हुआ था, ये फेरफार के क्रमांक हुआ है या नहीं। मतलब फेरफार पंजी जो होती है उसके अंदर सब होता है, हिस्ट्री होती है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन
जो थी उनको, जो उसके अंदर नाम है समझ लो 4 लोगों के, तो उन 4 लोगों को जमीन उनके पापा से मिली या फिर उन्होंने खरीदा, उनके पापा के पास से कहाँ से आई, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है जिसके अंदर फेरफार पंजी में सब कुछ लिखा होता है। फेरफार पंजी से फेरफार पंजी से मिलता है। और 7/12 के अंदर फेरफार जो 12 होता है उसके अंदर वहाँ पे राइट साइड में लिखा होता है कि ये जमीन का फेरफार सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कौन सी तारीख को नहीं हुआ। फिर अगर आपको उसके और डिटेल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसको रिकॉर्ड रूम से जो है वो सारी डॉक्यूमेंट्स मिल सकती है। दे हैव टू पे पर्टिकुलर चार्जेस जो होते हैं उसके, और उसकी डॉक्यूमेंट्स मिलती है। फिर उसका नक्शा मिलता है कि नक्शा सही है या नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे वर्ग, कौन से वर्ग की ज़मीन है, कोई जोन, पहले कुछ समाज भी थे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे कुछ भोसले समाज हो गई है, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग समाज है, तो उनको ज़मीन देके आदिवासी हो गया, नक्सल हो गया, तो इन सारे लोगों को उसके वर्ग 1 और वर्ग 2 के ऑप्शंस होते हैं। तो वर्ग 1 में ज़मीन है नहीं है ये सब भी देखना पड़ता है। फिर उसके अंदर एरिया भी होता है कि कितने एरिया है, हेक्टर में होता है 7/12, तो वो कितने हेक्टर की लैंड है। अच्छा, उसके अंदर अलग अलग 7/12 जैसे कोई खसरा नंबर है, खसरा नंबर मतलब बेल्ट नंबर होता है, प्रॉपर्टी नंबर। तो आउटस्कर्ट्स में जैसे खसरा नंबर है तो उसके अंदर समझ लीजिए कोई खसरा नंबर है 100, तो 100/1 भी होगा, बटा 2 भी होगा, बटा 3 भी होगा, बटा 4 भी होगा। तो उसके अंदर 7/12 के अंदर ये भी देखना होता है कि भैया ये बटा 100/1 जो है वो 2 एकड़ का है या 2 हेक्टर का है, और वो किस पर्सन के नाम किस पर्सन के नाम पे है। तो ये 7/12 जनरली किस ओनली फॉर लैंड काम में आता है या फिर जो खेती वगैरह लेता है उसके काम में आता है? हर चीज के काम में आता है। 7/12 हर एक प्रॉपर्टी में काम हर एक में आता है। प्रॉपर्टी के अंदर काम आता इवन फ्लैट स्कीम भी लेते हैं है। फ्लैट स्कीम्स के अंदर भी आप जो बोले वो तो बना तो जमीन पर ही है ना। ओके, सबसे पहले वो कहाँ से आया, किस जमीन पर बना हुआ है, किस जमीन पे बना हुआ है, उनका भी एक रिकॉर्ड होता है। उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है कि कंस्ट्रक्शन का भी रिकॉर्ड आप पूरा निकाल सकते हो कि बिल्डिंग कब बनी थी। उनका मैप होता है, सैंक्शन मैप किससे है आज के टाइम पे, जैसे समझ लीजिए एनएमसी के एरिया में है, या फिर समझ लीजिए कोई एग्जांपल समझ लीजिए अब कोई एनएमआरडी के एरिया में है, कोई एनएमसी के एरिया में है, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो वो सब देखना पड़ता है कि इनका सैंक्शनिंग ग्राम पंचायत से हुआ था, इन्ना तहसील मतलब तहसील प्लेस पे हुआ था या कहाँ हुआ था। जैसे आज काफ़ी सारे नागपुर के अंदर जैसे वेयर हाउसेज है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई प्रॉपर्टी है, वाड़ी एरिया हो गया, डिगोरी एरिया हो गया, पहले उनका सैंक्शनिंग अथॉरिटी नगर परिषद था, तहसील प्लेस थी, अब कोई और एरिया है, जैसे एनएमसी आ चुका तो एनएमसी है, इसकी बात कर। तो ये सब चेंज जो जब होता है एनएमसी के अंडर से या फिर कोई ग्राम पंचायत में चले जाता है, तो ये भी उसमें मेंशन होता है कि पहले ग्राम पंचायत में था फिर एनएमसी में आया, ये सब भी मेंशन होता है सब? ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब कुछ मेंशन होता है, लेकिन वो चेंज कराते हैं कि नहीं कराते। जैसे आज मान लीजिए वाड़ी आ गया है नगर परिषद में, पहले समझ लीजिए बिल्डिंग का जो सैंक्शन था वाड़ी एरिया से मिल जाता था, उनको लोकल अथॉरिटी वाड़ी थी, लेकिन आज अथॉरिटी जो है दैट इज अराउंड एनएमसी, जो कंस्ट्रक्शन का पूरा बिल्डिंग सैंक्शन लेना होता है। तो आज का सैंक्शन लेटेस्ट लेना वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रेंटल का काम है, समझ लीजिए कोई बैंक हो गया, कोई फ्रेंचाइजी हो गई, तो वो रेंट पे तभी लेंगी जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेटेस्ट। ओके, पुरानी डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो बैंक हो गया या फिर जो भी पर्टिकुलर ब्रांड्स है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, तो वो नहीं आते हैं, और रेंटल भी अप्रिसिएशन इतना नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और पूछना है कि एनएमआरडीए जो है या एमएमआरडीए की बात करें मुंबई में अगर तो एमएमआरडीए, और एनएमआरडीए जो है, और एनएमसी के अंदर जो प्लॉट्स आते हैं, वो दोनों में डिफरेंस क्या है एनएमआरडीए और एनएमसी के प्लॉट्स के? एरिया का डिफरेंस है। कैसे होता है और कहाँ एरिया होता है? ये एक बाउंड्रीज होती है जो टाउन प्लानिंग के अंदर सेट होती है कि ये पर्टिकुलर एरिया एनएमसी में है, ये पर्टिकुलर एरिया के बाहर एनएमआरडीए का एरिया है। कुछ एरिया होते हैं जो एनएमआरडीए और एनएमसी के भी बाहर होते हैं, वो नगर परिषद में होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं, बाउंड्रीज होती है, वो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के हिसाब से सारे काम होते हैं। अच्छा, एनएमआरडीए में टाउन प्लानिंग के अगर एनएमसी के अंडर में कोई प्लॉट आते हैं और एनएमआरडीए में प्लॉट आता है कोई अगर, तो वैल्यू में भी डिफरेंस होता होगा? हाँ, रेडी रखने वैल्यू दोनों का डिफरेंस होता है, तीनों का डिफरेंस होता है। नगर परिषद का भी डिफरेंस अलग होता है, एनएमआरडीए का भी डिफरेंस अलग होता है, एनएमसी का भी डिफरेंस अलग होता है। तो अभी जो समृद्धि रोड पे प्लॉट्स बन रहे हैं वो एनएमआरडीए में आ रहे हैं या एनएमसी में आ रहे हैं? एनएमआरडीए में। एनएमसी की अथॉरिटी में आपको वही बोल रहा हूँ कि सिटी एरिया के अंदर जो मोस्टली सिटी एरिया है, उसी के अंदर एनएमसी का उन्हीं का डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर रेडी रखने वैल्यू प्लॉट्स की निकलती है। धर्मपेट हो गया तो वो एनएमसी के अंडर में आएगा। लेकिन अगर मैं समझ लीजिए समृद्धि जा चुका हूँ, समृद्धि पे समझ लीजिए खड़का हो गया, पांजरी हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वागदरा हो गया, तो ये सब जो है वो एनएमआरडीए के एरिया में आ जाएंगे। तो उसकी जो प्रोवाइड सिटी को जो क्या बोलते हैं, बाउंड्री लिमिट्स के अंदर जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो एनएमआरडीए करता है या फिर एनएमआरडीए ही करता है? कहाँ पे? जो एनएमआरडीए के प्लॉट्स है
नहीं, हर जगह एनएमसी ही है, अथॉरिटी एनएमसी, कोई बिल्डिंग सैंक्शन लेना तो आपको एनएमसी के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मैं प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एनएमसी जाना है। बाकी कंस्ट्रक्शन जो आउटस्कर्ट्स के पार्ट्स है उसके लिए आपको एनएमआरडी जाना है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकल अथॉरिटी वेयर आर यू इन्वेस्टिंग। ओके। समझ लीजिए कि हिंगना हो गया, तो हिंगना तो नगर परिषद में, तो हिंगना से सैंक्शन मिलेगा, एनएमआरडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए। लेकिन जैसे समझ लीजिए जहाँ गोदरेज है तो उन्हें एनएमआरडी के पास से सैंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, फ्लैट लेने से पहले किन डॉक्यूमेंटेशंस को देखने चाहिए? और प्रॉपर्टी कार्ड आजकल गवर्नमेंट काफी पॉपुलर है वो। उस प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर बाय द नेम, मैप, वो बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर अवेलेबल होती है, और ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है। समझ लीजिए डिसीजन कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी कार्ड रहा तो उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की 90% ऑफ द क्लियरेंस उसमें हो जाता है आपका। जिसके पास प्रॉपर्टी कार्ड है उसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंटेशन देखने की जरूरत मोस्टली कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो नक्शा है, फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में मिल जाता है, लेकिन 90% ऑफ द थिंग्स इसके अंदर कवर हो जाती है। तो ये इजी हो गया कहीं ना कहीं। कहीं बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस हो गया ये चीज़ से, कि किसका है, कितना स्क्वायर फीट है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स आ चुकी है। और फ्लैट्स लेने के टाइम पे जैसे जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो फ्लैट लेता है, कंज्यूमर, वो मैप देखे, सैंक्शन कितना है, कितना स्क्वायर फीट है, जितना स्क्वायर फीट वो बोल रहे हैं उतना स्क्वायर फीट है नहीं है, कारपेट एरिया जो अंदर होता है दैट इज दैट मच और नो, सुपर बिल्डअप एरिया जो है वो उतना है या नहीं। फिर बाद में जब वो सेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो उन्होंने अप्लाई किया है कि भैया आप एक फ्लैट ले रहे हैं तो आपको एक कार की पार्किंग, 2 टू व्हीलर की पार्किंग है एग्जाम्पल, और कोई बोल देगा कि आपको 2 कार की पार्किंग और 1 टू व्हीलर की पार्किंग, वो है नहीं है। एक कार पार्किंग एरिया आपको 250 स्क्वायर फीट का बोला है और आपको 150 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी काफी होती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जनरल पब्लिक को कई बार बिल्डर्स जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया में कई बार कस्टमर तो कंफ्यूज होता ही है जिसे नॉलेज नहीं है, बट बिल्डर हमेशा सुपर बिल्डअप बता के बेचते हैं कारपेट एरिया को भी, और इस चक्कर में कस्टमर कहीं छोटा फ्लैट ले लेता है, कहीं सोच कुछ और हो जाती है। मतलब तीनों में डिफरेंस आप बताइए कि सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि किसी का 2 BHK का फ्लैट है, तो 2 BHK फ्लैट के अंदर बात ऐसी है कि एक होता है सुपर बिल्डअप में क्या क्या आ जाता है? सुपर बिल्डअप के अंदर समझ लीजिए आपकी जो, देखिए बिल्डिंग होती है, समझ लीजिए कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर नीचे लिफ्ट एरिया हो गया, स्टेयर्स एरिया हो गया, दैट कम्स अंडर बिल्डअप, सुपर बिल्डअप एंड बिल्डअप एरिया। ये पार्किंग भी इसमें आ गई, पार्किंग भी इसमें आ गई, बिल्डिंग का सारा एरिया सुपर बिल्डअप के अंदर, बिल्डिंग का सुपर बिल्डअप। लेकिन फ्लैट्स के अंदर जो आपका पर्टिकुलर रूम है वो कितने स्क्वायर फीट का है, दैट बाउंड्री टू बाउंड्री द वॉल एरिया, मतलब वॉल को छोड़ के जो बाजू का एरिया होता है, अब वो कैलकुलेट, दैट इज द कारपेट एरिया, दैट पर्टिकुलर कारपेट एरिया हाउ मच यू आर गेटिंग। एंड सुपर बिल्डअप एरिया में यही है कि इसके अंदर ब्रिक वर्क जो आपका है वो, फिर बाद में नीचे एमिनिटीज जो दे रहे हैं आपको, कार पार्किंग दे रहे हैं, वो सब इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, कारपेट एरिया में हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जितने जगह पे आप कारपेट एक बिछा सकते हो, वो दैट इज द कारपेट एरिया बेसिकली। इफ अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और काफी चीजें भी इसके अंदर ये करते हैं कि जैसे गैलरीज होती है, ये मैं बालकनी होती है, वो सब भी फिर कैलकुलेट वो सुपर बिल्डअप एरिया में होता है। गैलरी बालकनी सुपर बिल्डअप एरिया में, सुपर बिल्डअप एरिया में होता है। और जो बाकी जो आपका कारपेट है वो कारपेट एरिया में। तो बाथरूम भी इसमें कारपेट एरिया के अंदर आता है? हाँ, बाथरूम भी कारपेट एरिया, बस गैलरी कारपेट एरिया में नहीं आती है। गैलरी अब देखिए कैसा है, किसी का वॉशिंग एरिया होता है, उसको गैलरी में कन्वर्ट करना है, विंडो एरिया है, विंडो एरिया को भी कन्वर्ट करना है, तो वो बिल्डर्स के अपने अपने तरीके होते हैं जिस तरीके से उनको सेल करना है, उसको कैलकुलेशन में डाल देते हैं। ओके। काफी सारे कंस्ट्रक्शन आपको 90% ऑफ द, मतलब 90 नहीं बोलूंगा, 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शंस इसी तरीके से शो होके बेचते हैं। तो क्योंकि कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट वो सुपर बिल्डअप की होती है या फिर कारपेट एरिया की कैलकुलेट की जाती है? सेलिंग के टाइम पे तो पैसा पूरा सुपर बिल्डअप के हिसाब से लेते हैं। ओके, बिकॉज आप योर अदर एमिनिटीज भी आप यूज कर रहे हो इसलिए। एंड कॉस्टिंग जो कंस्ट्रक्शन की होती है वो तो कारपेट एरिया के हिसाब से कैलकुलेट, प्लस 25 to 35% ऑफ सुपर बिल्डअप एरिया।